फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 आई-12 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट आई-12 देखो, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, 3 स्टेज का है जी। पहले एक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा, फिर सेकेंड स्टेज होगा, वो कंप्लीट होगा एंड देन थर्ड स्टेज। बताओ ये जो न्यूक्लियर स्टेज है इसका बहुत पहले ही अनवील कर दिया गया था, यानी कि पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था। बट हम जानते हैं कि जब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंडिया में लॉन्च किया गया 1974 में, न्यूक्लियर परीक्षण जब किया गया था, तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन समझते हो ना, पाबंदी लगा दिया। तो इसलिए हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, हम फर्स्ट ही स्टेज अचीव कर पाए। अब मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स लोग कि फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या होता है, सेकेंड स्टेज का मतलब क्या होता है, थर्ड स्टेज का मतलब क्या होता है। तो हम अभी तक सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेज को ही अचीव कर पाए। अब सेकेंड स्टेज लटक गया और आ गया लंबा समय, क्योंकि 74 में जैसे ही हम इस स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर परीक्षण किए उसका पाबंदी लग गया। और देखो जो उसमें जो सीनियर लोग सब थे, एम्प्लॉय लोग थे, साइंटिस्ट लोग थे, वो 2003 तक रिटायर कर गए। तो उसका जो हुनर था वो तो हमने खो दिया। फिर अल्टीमेटली 2003 के बाद फिर इसको रिवाइव किया गया विथ स्नेल पेस, मतलब बहुत कछुआ चाल में। और अब फाइनली अब जाके 2024 में है ना, मोदी जी ने इसके ऊपर फिर से कुछ कार्य किया है। तो हम कहें कि जो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिलना चाहिए था, कायदे से तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था ये, मगर चूँकि स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण करने की वजह से ये इसमें इस प्रोजेक्ट में लंबा एक विराम लग गया। बट ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। अब सेकेंड स्टेज का प्रोटोटाइप अभी अचीव किए हैं। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो आप, वो अभी अचीव हुआ है। अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। जब सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा तब थर्ड स्टेज आएगा। तो थर्ड स्टेज आते आते बहुत समय लग जाएगा। बट ठीक है, एक लंबा विराम के बाद भी यदि हम रिस्टार्ट करें अच्छी बात है, मगर हमें स्पीड से करना होगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये बहुत तरह का चैलेंजेस को फेस किया है। समझ गया? चैलेंजेस क्या है तो समझ जाओ, इसको डिटेल में देखने वाले हैं। यदि इस आई-12 पे तुम लोग का पकड़ हो जाएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है उस पर एक क्लियर पकड़ हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जानते हो ना, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, टिट फॉर टैट, है ना, सैंक्शंस। अब देखो WTO में देखोगे तो WTO में वाटर सब ज़्यादा किसको अवेलेबल है? डेवलपिंग कंट्री को। वाटर का मतलब होता है कि जो बाउंड ड्यूटी है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री अपना इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा सकता है क्योंकि उसको अपना डोमेस्टिक मार्केट बचाना है। मगर डेवलप कंट्री ज़्यादा अपना बाउंड ड्यूटी या वाटर ज़्यादा नहीं है उसके पास। वाटर ज़्यादा नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता, उसको मार्केट खोलना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्री के लिए। मैं जानते हो कि WTO में एक क्लाउज है नेशनल सिक्योरिटी का। तो बार बार जो बड़े बड़े कंट्री है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, सब अपना नेशनल सिक्योरिटी क्लाउज को इन्वोक करके इंपोर्ट ड्यूटी खूब बढ़ा देता है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना बहुत आगे निकल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, पाबंदी लगा दिया। उसको पता है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स को कोई बीट करने का पावर रखता है तो वो चाइना है, तो इस पर सैंक्शन लगा देगा। तो इसलिए आप देखो, जब 2 कंट्री टिट फॉर टैट की ओर जा रहा है तो इससे दुनिया एज अ होल, वर्ल्ड एज अ होल सफ़र होगा। क्यों? क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि चाइना रियर अर्थ मेटल्स के लिए जाना जाता है, चाइना सेमीकंडक्टर के लिए जाना जाता है, चाइना टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। जब टिट फॉर टैट होगा तो सामान ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम टूट जाएगा आपका। जब ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम टूटेगा तो बाकी कंट्री को भी असर करेगा इसका, तो सामान आपका अनकम्पिटेटिव हो जाएगा। और लॉस किसको होगा? कंज्यूमर को लॉस होगा। तो ये ठीक नहीं है। हमें कुछ कोल्ड एरा पीरियड से सीखना चाहिए, जब यूएसए और USSR दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो इस तरह का चीज़ हमें दिखता, उस समय भी दिखा था। बट अभी तो कम से कम इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। अब बताओ, 70s और 80s में होता था, बट 60s और 70s में होता था। उसके बाद जानते हो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत आगे निकला। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड, सर्विस, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ पीपल, है ना। इस तरह जब अभी टिट फॉर टैट जो हो रहा है चाइना और US के बीच में, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है ये, समझे? तो वही क्या लिखा गया है, देखो, जियोपॉलिटिकल राइवलरी इंटेंसिफाई द डेंजर्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इस तरह का जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी हो रहा है 2 कंट्री के बीच में, 2 बिग जाइंट कंट्री के बीच में,
इसके वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर असर करेगा। ग्लोबल इकोनॉमी चरमरा जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिग पावर है, समझे। पूरा वर्ल्ड डिपेंड करता है दोनों कंट्री के ऊपर, दोनों इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ना, इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखेंगे हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे है, फर्स्ट में है कि नहीं बताओ तो। सेकंड में कौन है? चाइना है, करेक्ट। और इंडिया फिफ्थ में आता है। इंडिया शॉर्टली 3-4 साल में थर्ड पोजीशन पहुंच जाएगा जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है भारत का। लास्ट वन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका कितना इंपॉर्टेंट जगह है ना। जब ओजोन होल हुआ तो ये कहाँ से पता चला था? अंटार्कटिका से ही पता चला था। हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किए, दुनिया भर का चीज़ लाए ना इसको, CFC को रोकने के लिए, फिर HFC लाए, फिर HFC को रोकने के लिए भी हम किगाली एग्रीमेंट किए थे 2016 में। तो अंटार्कटिका बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर रिसेंट टाइम में अंटार्कटिका में टूरिज्म खूब बढ़ गया। तो अंटार्कटिका जगह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, और यहाँ पे यदि इतना टूरिज्म प्रमोट करोगे तो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो प्रिस्टिन कल्चर है, वहाँ का जो प्रिस्टिन लैंड है, प्रिस्टिन मतलब जो ट्रेडिशनल लैंड है जो शुरू से कैरी हुआ है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। यदि अंटार्कटिका में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो उसका असर पूरा वर्ल्ड झेलेगा। तो इसलिए मीटिंग हुआ था ये, और इस मीटिंग में यही बात निष्कर्ष निकला है कि जो एडवेंचर जो टूरिज्म है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि देखोगे अभी तुम 2023-24 का आंकड़ा देखोगे तो लगभग 1 लाख आदमी जा रहा है एक साल में। अनबिलीवेबल ना, 1 लाख आदमी क्या करने के लिए जा रहा है वहाँ पे? अंटार्कटिका तो पूरा रिसर्च के लिए सेंटर है, वो रिसर्च के लिए जाए वो अलग विषय है, लर्निंग के लिए जाए वो अलग विषय है, क्योंकि वो जाएगा दूसरा पर्पज से जाएगा। टूरिज्म के लिए जाएगा तो कुछ से कुछ करेगा, वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट भी होगा, समझ रहे हो ना। इसलिए जरूरी है अंटार्कटिका को बचाना। तो देखो एडिटोरियल क्या लिखा गया है, अंटार्कटिका को यदि बचाना है आपको तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ आगे चलना होगा, और ज़रूरी है कि एडवेंचर टूरिज्म को रोकना होगा। ये जो इरेस्पॉन्सिबल जो टूरिज्म है उसको रोकना होगा, और आपको रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर ले जाना होगा। यदि टूरिस्ट जा भी रहे, देखो टूरिस्ट भी जाना जरूरी है, तभी तो इकोनॉमी क्रिएट होगा, और उसी इकोनॉमी से फिर अंटार्कटिका को ठीक किया जाएगा। तो रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ठीक है, इरेस्पॉन्सिबल एडवेंचर टूरिज्म ठीक नहीं है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है। समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ने वाले हम लोग। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम फेस मल्टीट्यूड ऑफ चैलेंजेस। यूपीएससी का सिलेबस देखो, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो समझो बात को। हाँ, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो बच्चे लोग कुछ चीज़ तुमको याद करना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेज, ये सेकेंड स्टेज का बात है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है सेकेंड स्टेज में। क्या बोलते हैं इसको? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। बट ये क्या है? एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या कि ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। जब देखो कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तब जाकर उसका ऑपरेशन में कन्वर्ट होता है, वो तब उसको रियलिटी में उतारा जाता है। तो जो प्रोटोटाइप है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसी के बारे में हमें यहाँ पे बात करना है। प्रोटोटाइप है ये, समझे ना, एक्सपेरिमेंटल वाला चीज़ है ये। तो मार्च 4 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री ने, ठीक है, कोर लोडिंग ऑफ इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर, कहाँ पे? कलपक्कम, तमिलनाडु में उसका वो किया है, विटनेस किया कि चलो स्टार्ट हो गया। बट ये प्रोटोटाइप है, समझ रहे हो, प्रोटोटाइप है। यानी कि अभी हम लोग सेकेंड स्टेज में ही पूरी तरीके से नहीं गए हैं हम, यानी कि सेकेंड स्टेज से पहले वाला चीज़ है। फर्स्ट स्टेज वी हैव कंप्लीटेड, बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया हम लोग फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट को विटनेस किया है प्रधानमंत्री ने 4 मार्च को, समझे। अभी मैं बताऊंगा कि ये कोर लोडिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर में समझेंगे कोर लोडिंग का मतलब क्या होता है। नंबर 1 समझ गए ना। अब देखो, तो इसलिए पीएमओ ऑफिस ने ये जो चीज़ है, पीएमओ ऑफिस ने ये कहा है कि ये जो विटनेस करना अपने आप में हिस्टोरिक माइलस्टोन है इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का। क्योंकि जो जहांगीर बाबा जो थे हमारे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने एक दिशा दिया कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में भारत आगे बढ़ सकता है, तो उनका जो विज़न है कहीं ना कहीं बीच में रुक गया था स्माइलिंग बुद्धा करने की वजह से, है ना। तो हिस्ट्री तुम लोग जानते ही हो कि 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर परीक्षण किया था। तो न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर परीक्षण एक बहुत ही रिस्की चीज़ है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर जानते हो कि न्यूक्लियर से न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है, और U-35 यदि 90% से ज़्यादा प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर बम भी बन सकता है, वही एटॉमिक बम। तो इसलिए यदि कोई कंट्री, और वो भी उस समय की बात है, 70 की बात है,
तो 70 के टाइम में तो और भी जो पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री वो भी नहीं देखना चाहता होगा कि कोई कंट्री न्यूक्लियर बने, तो इसलिए सैंक्शन लगा दिया गया हमारे ऊपर, समझे ना। और उसके बाद देखो ये जो कार्य चल रहा था इसमें एक तरह से डिरेल हो गया, रुकावट आ गया इसमें, और 2003 तक रुकावट ही रहा। फिर 2003 में भावनी, ठीक है, भावनी BHAVINI, भावनी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब क्या, इसको बनाया गया कुछ चीज़ के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया इसको, तो भावनी को 2003 में बनाया गया। और आज जो सेकेंड जो स्टेज का जो बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसी संस्था के ऊपर है, भावनी के ऊपर। हाँ, भावनी कोई तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो जैसे हमारे पास है ना जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड एक संस्था है, उसके अंदर ये नहीं आता। ये जो बनाया गया भावनी, जो बनाया गया प्योरली किसके लिए बनाया गया है, सेकेंड स्टेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। हाँ खैर समझोगे, I12 में सभी चीज़ लिखा गया है, ये हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा है कि कोर लोडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोर लोडिंग समझो पहले। तो ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, एक मशीन है जिसमें क्या क्या होता है कि जितना आप इनपुट दे रहे हो उससे ज़्यादा वो आउटपुट क्रिएट करेगा, न्यूक्लियर फ्यूल वो क्रिएट करेगा। होता क्या है विद्यार्थी लोग, होता क्या है कि देखो फर्स्ट स्टेज हुआ। अब देखो स्टूडेंट समझो बात को, हमें कोशिश करना है कि हम अधिक से अधिक न्यूक्लियर फ्यूल क्रिएट कर सकें ताकि वहाँ से एनर्जी क्रिएट हो। न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब क्या है, जैसे देखो नेचर में जो यूरेनियम मिलता है वो U-238 मिलता है, यूरेनियम 238, U-238 पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो इसका भी प्लेसमेंट है कहीं पे, समझ गए ना। तो यूरेनियम 238 मिलता है, नेचुरली अकरिंग ये आइसोटॉप है यूरेनियम का सबसे अधिक, 99% मैं कह सकता हूँ कि 99% जो यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम 238 मिलता है नेचर में। और उसके साथ थोड़ा सा मिलता है आपको यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, फिजल मटेरियल के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए और एटॉमिक बम के लिए भी। एटॉमिक बम जो बनता है ना स्टूडेंट, हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉमिक बम फूटा था ना, वो प्योरली बना है तुम्हारा यूरेनियम 235 से। यूरेनियम 235 तो ऐसे तो नेचर में नहीं मिल रहा है, नेचर में कौन सा मिल रहा है, यूरेनियम 238 मिल रहा है। तो यूरेनियम 238 से यदि यूरेनियम 235 बनाना है तो उसमें एक डिवाइसेस चाहिए होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजेस। तो सेंट्रीफ्यूजेस के हेल्प से यूरेनियम 238 को आप कन्वर्ट कर सकते हो यूरेनियम 235 में। हाँ, कितना परसेंट तक आप कन्वर्ट करोगे तब न्यूक्लियर बम बन सकता है, तो 90+% आपको कन्वर्ट करना पड़ता है यूरेनियम 238 को 35 में, तब जाके न्यूक्लियर बम बनता है। यदि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसके लिए 15 से लेकर 20% करना पड़ता है आपको, मोटा मोटी बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मगर अब देखो ईरान के ऊपर इसी को लेकर ना संदेह था, ईरान में खूब सेंट्रीफ्यूजेस था और ये लोग क्या कर रहे थे, यूरेनियम 238 को बहुत इनरिच करके यूरेनियम 235 बना रहा था। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो बार बार इंस्पेक्शन करता है वहाँ पे। और इनफैक्ट इंडिया में भी जहाँ जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पे वो आता है चेक करने के लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्यों? क्योंकि बाहर से यदि हम यूरेनियम मंगवा रहे हैं तो वो जो आ रहा है वो पर्पस के लिए आ रहा है या फिर न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर बम भी तो बनाया जा सकता है। और न्यूक्लियर बम बनाने का मतलब क्या कि अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, समझ रहे हो ना, क्योंकि 90% ज़्यादा आप इनरिच कर देते हो तो फिर वो बम बन जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो तुम देख रहे हो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, ये एक मशीन है। क्या है? एक मशीन, एक डिवाइस है जहाँ पे हम ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू जितना इसको एज ए इनपुट लगता है। देखो हमारा काम ही है कि हम अधिक से अधिक न्यूक्लियर फ्यूल को क्या करें, प्रोड्यूस करें, और वो न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी को क्रिएट करें। समझ रहे हो ना। नंबर 1 कोर लोडिंग। देखो स्टूडेंट, इट्स कोर लोडिंग इवेंट इज बीइंग हेल्ड एज अ माइलस्टोन। क्यों इसका कोर लोडिंग को क्यों माइलस्टोन कहा जा रहा है? बिकॉज यदि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेशनलाइज होता है, स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड स्टेज की ओर भारत बढ़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो भारत ने बहुत पहले ही अचीव कर लिया। तो इसलिए माइलस्टोन है। माइलस्टोन का मतलब क्या है कि हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार हो गया। जैसे प्रोटोटाइप स्टार्ट हो गया तो सेकेंड स्टेज की ओर हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड स्टेज के लिए ही तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम ये चीज़, और मोदी जी ने यही चीज़ विटनेस किया। तो इसलिए पीएमओ ऑफिस ने कहा है कि ये हिस्टोरिक माइलस्टोन है। इंडिया बहुत दिन तक
शांत रहा। अब हम फिर से उस कदम में जा रहे हैं और हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे थे, है ना, जहांगीर भाभा, उनको हम ट्रिब्यूट देंगे। समझ पा रहे हो ना। और देखो जैसे कि मैंने कहा है कि ये सेकेंड स्टेज को एडमिनिस्टर करने वाला और कोई नहीं, स्पेशल पर्पस व्हीकल भाविनी है। होप सो समझ में आ गया होगा इतना। देखो ये डिटेल में पढ़ाने वाला चीज़ है, एक चीज़ तुमको रिएक्शन समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं तुम लोग से कहूँगा कि तुम लोग लिखते भी रहो इस चीज़ को, पॉइंट को। अच्छा, समझते कि भाविनी क्या है? भारतीय नवीकरणीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी। समझ गए ना, भाविनी का मतलब ये है। अच्छा, ये देखो भाविनी स्टूडेंट नंबर 1, भाविनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। देखो स्टेज 1 अचीव किए ना हम लोग अभी तक, तो अभी जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी का जो काम होता है वो सब पूरा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही करता है, NPCI। समझ गए ना। अभी जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी होता है, अभी जितने भी न्यूक्लियर ऑपरेशन भारत में हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज वाला जो भी कार्य हो रहा है, उस सबको एडमिनिस्टर करने वाला जो संस्था है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब जो सेकेंड स्टेज बेटर तरीके से हो, इसके लिए 2003 में ही जो बनाया गया बॉडी, उसी का नाम भाविनी है। अब भाविनी किसके अंदर आता है? कौन से मिनिस्ट्री का, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के नीचे आता है। ये आ रहा है समझ में क्या क्या बोल रहे हैं? जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्ट PM के नीचे आएगा, समझे, प्रधानमंत्री के नीचे डायरेक्ट होगा। इसलिए तो प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पे देखने के लिए, बात समझो। और इसलिए PMO ने क्या किया? कमेंट किया इस पे। तो ये होली ओन्ड, देखो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है विद्यार्थी लोग, टोटल ओन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आएगा। और इसलिए ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देख रहे हो ना, पब्लिक है यानी कि गवर्नमेंट का है ये। हाँ, अंडर द कंपनी एक्ट से ये बना है, कंपनी एक्ट, क्योंकि कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है एक तरह से। 1956 का जो एक्ट है उसी को इन्वोक करके ये बना था। कब? 2003 में बना था। मगर जानते हो दुर्भाग्य की बात है कि 2003 तक जो हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, अच्छे जो एम्प्लॉय थे, वो रिटायर कर गए। क्यों? स्माइलिंग मुद्दा हुआ 74 में, उसके बाद बीच में ठप पड़ गया, तो फिर काम तो हुआ ही नहीं। इसलिए जो इंटेलेक्ट लोग थे, जो मेहनती करने वाले थे, वो रिटायर कर गए। तो कितना बड़ा चुनौती था 2003 से लेके 2024 तक, या 2023 और 24 तक, कि ये 20-22 साल में स्टूडेंट कह सकते हो ना कि फिर से स्टार्ट करना। देखो इतना समय लग गया करने में। यदि हम पे सैंक्शन, यदि हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगता तो शायद ये चीज़ बहुत पहले हम अचीव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे समझो, अभी देखो ऑब्जेक्टिव क्या है विद्यार्थी लोग? ऑब्जेक्टिव है कि फर्स्ट 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम इन तमिलनाडु, वहाँ पे कमीशन करना, मतलब वहाँ पे बनाना। कितना वाट का होगा? 500 मेगावाट का होगा। समझ गए ना। एंड यस, कंस्ट्रक्शन, कमीशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ सब्सिक्वेंट, और उसके बाद और उसको बेटर करना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सके। क्योंकि जानते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना। और देखो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे सेफ एनर्जी माना जाता है, हालांकि उसमें है डेंजरस है, मतलब ये भी आपका ग्रीन एनर्जी माना जाता है, इसमें भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है स्टूडेंट, मगर रिस्क बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियर एनर्जी में। रिस्क क्या है कि जो चीज़ निकलेगा, आप देखो इसका स्टूडेंट बढ़िया सुनना, इसका जो आउटपुट निकलता है, यानी कि कहने का मतलब जो गंदगी निकलेगा, वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसको प्रॉपर डिकम्पोज करना, प्रॉपर समझ रहे हो, डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा चुनौती है। समझ रहे हो ना। तीनों टाइप का हो सकता है। और देखो जैसे स्टेज 1 हुआ, स्टेज 2 हुआ, स्टेज 3 हुआ, सबसे अलग अलग वेस्ट निकलता है, यानी कि सिमिलर वेस्ट कभी नहीं निकलेगा, अलग अलग वेस्ट निकलेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेज है वो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं सेकेंड स्टेज का बात कर रहा हूँ, तो मैं फास्ट ब्रीडर का बात कर रहा हूँ। हाँ, ऊपर देखो क्या था, फास्ट ब्रीडर था ना जी, वही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का बात कर रहा हूँ। तो इससे जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो क्या क्या निकल सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड, गैस, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। और अलग अलग ब्रीडर में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में अलग अलग वेस्ट निकलेंगे, सेम वेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है। देखो, once the first fast breeder reactor called prototype, जैसे ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कंप्लीट हो गया तो हम तुरंत फिर कमर्शियल पावर प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट हमारा प्रूव हो जाएगा, हम एक्सपेरिमेंट कर लिए, हम सक्सेसफुल हो गए, तो तुरंत इसका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाएगा, यानी कमर्शियल लाइन पे चला जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा ये।
सेकेंड स्टेज स्टार्ट होने का मतलब क्या, कॉमर्शियल लाइन पे स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम क्या कर प्रोटोटाइप कर रहे थे, तो प्रोटोटाइप ही तो मोदी जी गए हैं विटनेस करने के लिए, और ये सक्सेसफुल रहा। ये जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा तो जो रियल जो स्टेज 2 है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो रियल स्टेज 2 स्टार्ट होने का मतलब क्या है, कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। और जब स्टेज 2 हम स्टार्ट करेंगे तभी ना फिर स्टेज 3 की तरफ जाएंगे, समझ गए। तो भाविनी देखो, इसका मतलब क्या कि भाविनी भारत का सेकेंड पावर यूटिलिटी बनने जा रहा है आफ्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देख रहे हो ना। तो अभी तक तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चल ही रहा था, क्योंकि स्टेज 1 का जिम्मेदारी इसी के ऊपर दिया गया है। जब आप प्रोटोटाइप आपका कामयाब हो गया और सेकंड स्टेज स्टार्ट होगा, तो कहने का मतलब भाविनी भी एक सेकंड ऑप्शन बन के निकलेगा कि यस, भाविनी भी क्या कर रहा है, तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काम कर रहा है सेकंड स्टेज पे। तो कोई पूछेगा कि क्या न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर भाविनी है, तो भाविनी उसके अंदर नहीं है, भाविनी अलग है, समझे। ये पूरा तुम्हारा एक अलग ओन्ड इंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और किस डिपार्टमेंट के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है। आया समझ में ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, अब इसके अंदर का देखते हैं कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है और स्टेज 3 में क्या होता है। समझ गए स्टूडेंट। तो अभी जितना भी चर्चा कर रहे थे तो आसपास का चर्चा कर रहे थे हम लोग कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन्वॉल्व है, क्या है, नहीं है। अब रियल बात करेंगे, इसके अंदर जाके बात करेंगे स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है, स्टेज 3 में क्या होगा। देखो पहला जो स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स। जैसे सेकेंड स्टेज को हम लोग बोले थे ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। यदि कोई तुमको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बोले तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए कि सेकेंड स्टेज के बारे में बात हो रहा है। यदि तुमको कोई बोले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि पहला स्टेज का बात हो रहा है। ठीक है। तो कई बार यूपीएससी इस तरह भी वर्ड देके ही तुमसे पूछ लेगी, तो उस समय स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि पक्का फर्स्ट स्टेज का बात हो रहा है या सेकेंड स्टेज का बात हो रहा है। अब देखो हर वर्ड का मीनिंग है। वाटर क्या है, प्रेशराइज्ड है। अच्छा बच्चे लोग जानते हो, पढ़े हो बचपन में या नहीं पढ़े हो तो समझो, जब न्यूक्लियर फ्यूजन, देखो वर्ल्ड में हम लोग अर्थ में न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं कर पा रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर फ्रांस में एक्सपेरिमेंट हो रहा है और भी बहुत सारे कंट्री में एक्सपेरिमेंट। फ्यूजन जो कि नेचुरली सन के अंदर होता है। सन में जानते हो, सन लॉट्स ऑफ एनर्जी इट प्रोड्यूसेस, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बन रहे होते हैं। सही बात है कि नहीं है। मगर अर्थ में इसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, देखते हैं 20-30 साल बाद हो सकता है हो जाए। अभी जो पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है, फ्यूजन, FISSION। पहले ही बताए थे ना, फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है, टूटना, एक चीज़ से टूटना। जब एक चीज़ से कोई टूटेगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो फ्यूल जनरेट होगा उससे एनर्जी भी निकलेगा। यानी कि जैसे देखो एक न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन ने हिट किया। एक न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियाई है, उसको एक न्यूट्रॉन ने हिट किया। जब हिट करेगा यानी कि बम्बार्ड करेगा तो फिर दूसरा न्यूट्रॉन्स भी वहाँ से निकलेगा, और न्यूट्रॉन के साथ क्या निकलेगा, फिर एनर्जी भी निकलेगा। फिर दूसरा जो न्यूट्रॉन निकला वो न्यूट्रॉन फिर दूसरा न्यूक्लियाई को हिट करेगा, तो इससे एक चेन रिएक्शन बनता है। मैं जानता हूँ कि इतना खतरनाक चेन रिएक्शन है, यदि इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो पूरा बर्स्ट हो जाएगा बॉयलर, पूरा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो वहाँ पर बॉयलर यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, तुम्हारा प्रेशराइज हैवी वाटर का होता है, ताकि बर्न ना करे। और ये जो हैवी वाटर और कुछ नहीं बाबू, ये क्या है, तुम्हारा डिटोरियम का यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूल डिटोरियम क्या है, तुम्हारा हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। ट्रिटियम और डिटोरियम ये दो आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एक स्पेशल आइसोटॉप को यूज़ किया जाता है इसमें, ताकि जो चेन रिएक्शन है, इतना भयानक चेन रिएक्शन ना हो जाए कि पूरा एक्सीडेंट ही हो जाए वहाँ पे। बात समझ रहे हो ना। देखो नंबर 1 समझो, पहला स्टेज में क्या किए, पहला स्टेज में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की यूज़ किए, एक डिवाइस, समझे, एक डिवाइस। और यूरेनियम 238 लाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेचर में जो यूरेनियम मिलता है, कौन सा यूरेनियम मिलता है, U38। 99% जो यूरेनियम मिलता है वो कौन सा आइसोटॉप है, यूरेनियम 238 है। और बहुत कम, लेस देन 1% क्या मिलेगा आपको, यूरेनियम 235 मिलेगा। तो देखो वही लिखा गया है कि नेचुरल यूरेनियम क्या है, 238 है। और थोड़ा सा मिनिस्कुल यानी कि थोड़ा अमाउंट में आपको यूरेनियम 235 भी मिलता है, समझो। उसको एज अ फिजल मटेरियल, यानी कि वो हमने क्या किया, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में रख दिया एज अ इनपुट, समझ गए। नंबर 1। हाँ, इस न्यूक्लियर फ्यूजन में स्टूडेंट, द न्यूक्लियस
एटम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन, यानी कि एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किए इस न्यूक्लियाई को। समझ रहे हो बच्चे लोग? एक न्यूट्रॉन से क्या किया? बम्बार्ड किया। बम्बार्ड का मतलब हिट किया इसको। जब हिट करेंगे तो ये जो तुम्हारा यूरेनियम 238 है या थोड़ा बहुत यूरेनियम 235 ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कोई आके तुमको एक झापड़ देगा तो तुम डिस्टेबल होगे कि नहीं होगे? स्टेबल नहीं रहोगे ना। और इतना हीट बहुत तगड़ा एनर्जी से जा रहा हो तो जो एटम है वो डिस्टेबलाइज होगा। जब एटम डिस्टेबलाइज होगा तो यहाँ से फिर न्यूट्रॉन निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। उसी एनर्जी को टैप करना है और हमें क्या करना है कि लॉट्स ऑफ प्रोड्यूस करना है, न्यूक्लियर फ्यूल प्रोड्यूस करना है। देखो तो न्यूक्लियस जो एटम का है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि दूसरे भाषा में कहा जाए तो न्यूट्रॉन क्या करेगा? एटम को हीट करेगा, बम्बार्ड करेगा, उससे डिस्टेबलाइज हो जाएगा तुम्हारा एटम और तुम्हारा क्या होगा? वो दो भाग में टूट जाएगा। फिजन हो रहा है, समझे? दो भाग में टूट जाएगा और दो भाग में टूटेगा और उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगा। समझ गए ना? हाँ, इफ द डिस्टेबलाइज न्यूक्लियस रिलीज मोर न्यूट्रॉन, क्योंकि जितना फिर हिट जैसे न्यूट्रॉन निकला फिर हिट करेगा दूसरे को तो एक चेन रिएक्शन हो रहा है। तो यदि डिस्टेबलाइज न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स को हिट करे तो समझे, तो इससे तुम्हारा क्या है कि मोर फिजन रिएक्शन, कंटिन्यूस फिजन रिएक्शन बनते चला जाएगा। हमें डर है क्योंकि यदि इस तरह भयानक चेन सिस्टम पकड़ ले तो हो सकता है कि ब्लास्ट फूट जाए, ब्लास्ट हो जाए वहाँ पे। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। हैवी वाटर का मतलब ये नहीं कि वाटर बहुत भारी है। हैवी देखो, नीचे देखो, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का मतलब होता कुछ नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है जिसमें हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है, कि स्पेशल आइसोटॉप ड्यूटेरियम का यूज़ कर रहे होते हैं, वही हैवी वाटर है एक्चुअली। समझे? तो हैवी वाटर कुछ नहीं, तुम्हारा ड्यूटेरियम यानी कि हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप, जिसका हाइड्रोजन का दो आइसोटॉप होता है स्टूडेंट, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम एज अ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन उसको यूज़ किया जा रहा। उसको क्यों यूज़ किया जा रहा? ताकि जो चेन चेन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल ना हो जाए, पूरा वो मतलब पूरा कंट्रोल में रहे, अनकंट्रोल लेवल पे नहीं चला जाए। यदि अनकंट्रोल हो जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा स्टेज 1। आ रहा है समझ में ना? ठीक से आगे देखो, द हैवी वाटर, देखो यही बोला ना कि जो हैवी वाटर जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में। ये इसलिए कर रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन जो रिलीज हुआ बम्बार्डमेंट के वजह से, ठीक है, उसको कैप्चर किया जा सके, उसको बढ़िया से कैप्चर किया जा सके, ठीक है, न्यू फ्यूजन हो सके मगर कंट्रोल लेवल पे। बात समझे? कंट्रोल लेवल पे, ये नहीं कि हाथ से निकल जाए, वो चेन सिस्टम हो मगर कंट्रोल लेवल पे हो। तो हैवी वाटर इज प्रेशराइज। देखो अब हैवी वाटर क्या किया? प्रेशराइज किया, बहुत प्रेशर में उसको रखे हैं, इसलिए रखे ताकि बॉइलिंग ना हो, वहाँ पे आग नहीं लगे वहाँ पे। और जो अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेज से जो बन के आएगा, फर्स्ट स्टेज में क्या डाले थे विद्यार्थी लोग? हम लोग यूरेनियम 238 डाले थे और थोड़ा अमाउंट उसमें वो था, तो मेजोरिटी क्या था? यूरेनियम 238। और जो उससे आउटपुट जो निकला, देखो आउटपुट क्या निकला? प्लूटोनियम 239 निकला है और कुछ एनर्जी निकला। यही हमारा गोल ही था। अब इसका मतलब प्लूटोनियम 239 का यूज़ किया जाएगा कहाँ पे? स्टेज सेकेंड में, यानी कि फर्स्ट का जो आउटपुट आया वो सेकंड में यूज़ किया जाएगा और सेकंड का जो आउटपुट आया वो थर्ड में एज ए इनपुट के रूप में यूज़ किया जाएगा। बात समझे? एक एक टर्मिनोलॉजी समझ में आया? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है? क्यों तुम्हारा हैवी वाटर प्रेशराइज फॉर्म में है ना? ताकि बॉइलिंग ना हो, समझे? ताकि चेन रिएक्शन जो है आपका वो कंट्रोल रहे, अनकंट्रोल ना हो। इसमें क्या हो रहा है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड कर रहा है तुम्हारा एटम को, समझे? और वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है और अल्टीमेटली कौन सा फ्यूल जनरेट हो रहा है? प्लूटोनियम 239। ये तो हम पहले भी कर रहे थे फर्स्ट स्टेज में, अब इसका यूज़ करना है सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज का जिम्मेदारी किसको है? भाविनी को है। चलो तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेज में क्या करना है, देखो बढ़िया समझना, अच्छे समझना। ओनली यूरेनियम 235 नॉट U38 कैन सस्टेन ए चेन रिएक्शन बट इट इज कंज्यूम्ड फुली इन स्टेज 1। अब क्या बोला जा रहा है कि यूरेनियम स्टेज 1 में क्या हुआ? ओनली यूरेनियम 235 नॉट यूरेनियम 230, यानी कि हम क्या डाले? हम फर्स्ट स्टेज में न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या डाले? यूरेनियम 238 डाले थे और उसमें कुछ मात्रा यूरेनियम 235 का भी था। तो बोला कि यूरेनियम 235 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेज में, वहाँ से कुछ बचा नहीं, मगर यूरेनियम 238 कुछ बच गया है उसमें। प्लूटोनियम आया आपका, आउटपुट प्लूटोनियम निकला। कौन सा प्लूटोनियम? देखो वहाँ पे प्लूटोनियम 239 आया, मिला आपको। यूरेनियम 238 पूरा खत्म नहीं हुआ, वो भी शेष है, बचा हुआ है फर्स्ट स्टेज में। उसमें जो थोड़ा मात्रा था, कौन सा? यूरेनियम 235 का, वो तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, देखो वहाँ समझो,
कि ओनली यूरेनियम 235 नॉट यूरेनियम 2 कैन सस्टेन ए चेन रिएक्शन बट इट इज अ कंज्यूम फुली इन स्टेज 1, वही सस्टेन कर सकता है चेन रिएक्शन को, और बट वो स्टेज 1 में ही क्या हुआ, पूरा कंज्यूम हो गया। तो स्टेज 2 में क्या करेंगे विद्यार्थी लोग, देखो स्टेज 2 में क्या गया, तो प्लूटोनियम 239 तो निकला ही स्टेज 1 से, उसको लिए प्लस यूरेनियम 238 को भी लिए, क्योंकि फुली कंज्यूम नहीं हुआ है, समझा, उसको मिक्स कर दिए किसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, समझ में आया ना। तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं तुम लोग से कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का बात आएगा तो बोलोगे स्टेज 1, अब फिर बात आएगा, अभी प्रोटोटाइप का बात आ रहा है, जब हम सेकेंड स्टेज को कमर्शलाइजेशन के तरफ चले जाएंगे तो उस समय हम फिर FBR नहीं बोलेंगे, हम सिंपल उस समय बोलेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR बोलेंगे, समझ में आ रहा है। अभी प्रोटोटाइप इसलिए हम P लगा रहे हैं वहाँ पे। तो प्रोटोटाइप हम लोग क्या किए, प्लूटोनियम 239 को, हाँ, जो हमारा आउटपुट निकला स्टेज 1 से, प्लस जो U38 जो बच गया उसको यूज़ किए ताकि और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। अब विद्यार्थी लोग क्या आया, एनर्जी आया। अब यूरेनियम 233 आया, देख रहे हो ना, कितना आइसोटोप है, देख रहे हो, यूरेनियम 233 आया, और हमारे पास प्लूटोनियम 239 आया। देखो हमारा पर्पस क्या है स्टूडेंट, देखो पर्पस क्या है, पर्पस है कि इस तरह का न्यूक्लियर फ्यूल और ज़्यादा जनरेट करें, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उससे ज़रा हम आउटपुट क्रिएट करें, क्योंकि ये क्रिएट होने का मतलब है मोर एनर्जी क्रिएट, क्योंकि एनर्जी भी तो साथ में रिलीज हो रहा है आपका, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या हुआ, सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट निकला उसमें हम क्या निकला, यूरेनियम 233 निकला, अब प्लस प्लूटोनियम 239, मोर जितना आप दिए थे उससे अधिक निकला है, और वही हमारा पर्पस है। और इसके लिए देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए थे ना 2003 में, हाँ, भाविनी, ताकि स्टेज 2 को वो इम्प्लीमेंट कर सके, वो डेडिकेटली उसके लिए ही बनाया गया है। अब आते हैं स्टेज 3 में, अच्छा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ठीक से। अब यहाँ पे देखो स्टेज 3 और मज़ेदार है। देखो हमारे जो साइंटिस्ट थे, हाँ देखो होमी, हाँ जे बाबा है ना जी, देखो इन्होंने पहले ही भांप लिया था चीज़ों को, बहुत बहुत दूरदर्शी वाले साइंटिस्ट थे ये, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है इनका, पारसी कम्युनिटी से आते थे ये। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो इंडिया जाना जाता है थोरियम रिजर्व्स के लिए, दुनिया का थोरियम रिजर्व 25% भारत में पाया जाता है, 25%, समझ रहे हैं, 25% पाया जाता है, इतना ज़्यादा अवेलेबल है इंडिया में, बहुत ज़्यादा ना, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा, 1/4 लगभग इंडिया में पाया था। तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए, और थोरियम को भी यूज़ किया जा सकता है। और ये जो थर्ड स्टेज है बच्चा लोग, थर्ड स्टेज में थोरियम को ही यूज़ करना है एज ए इनपुट के रूप में। सुनो पहले अच्छे से क्या बोल रहे हैं, थोरियम भी आपका न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है उसके अंदर। अब बढ़िया बात है कि थोरियम हमेशा तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर में ही यूज़ होता है, वो एटॉमिक बम में यूज़ भी नहीं हो सकता है। और इंडिया में थोरियम मोनोजाइट सैंड में पूरा प्रेजेंट है, हम जानते हैं, है ना, केरल कोस्ट में, दुनिया भर कोस्ट में, पूरा इंटायर नहीं है, बहुत सारा इधर भी है उधर भी है, मतलब ईस्टर्न कोस्ट में भी वेस्टर्न कोस्ट में भी है। अब इसको समझो कि थर्ड स्टेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज में जो प्लूटोनियम 239 आपका निकला, ठीक है, उसको कंबाइन कर देना है थोरियम 239 से, और थोरियम 239 तो इंडिया में बहुत प्रेजेंट है, समझे, ताकि एनर्जी निकले और यूरेनियम 233 निकले, उसका बाय प्रोडक्ट है। देखो होमी जे भाभा ने ये 3 स्टेज प्रोग्राम इसलिए डिजाइन किया था, तो वही देखो रफली ऑफ क्वार्टर बोले ना, वही 25% वर्ल्ड का थोरियम रिजर्व भारत में ही प्रेजेंट है, इसलिए तो बहुत ही समझदारी के साथ किया गया था ये प्रोग्राम। मैं ये अलग बात है कि स्माइलिंग बुद्धा के बाद ये रुक गया, बट ठीक है, एक बार फिर से खुशी लौट आया है, आगे जाएंगे, हो सकता है 35-40 तक हम अचीव कर पाएँ यदि सही चला तो। हाँ U33 बिल्कुल होता है, हाँ U33 भी होता है। अब उसका तुम देखोगे फिर उसको इनरिच भी में भी किया जा सकता होगा, ये भी आइसोटॉप है, यूरेनियम का आइसोटॉप है, समझ गए स्टूडेंट ये चीज़। तो ये जो 3 स्टेजेस है, इससे हमें उम्मीद है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी जानते हो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है। यदि थर्मल पावर प्लांट जो कि कोयला को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, यदि उसको कम करना है तो सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाओ, विंड एनर्जी को आगे बढ़ाओ, बट एट द सेम टाइम आपके पास और भी ऑप्शन खुले रहने चाहिए, और उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ट है।
और ऐसे देखो ना, पिछले साल ही तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात हुआ था कि नहीं हुआ था, पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड लेवल पे कि न्यूक्लियर एनर्जी हम बढ़ाएंगे बट विथ सेफ्टी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत खतरनाक चीज़ है। हम जानते हैं कि याद करो फुकुशिमा एक्सीडेंट जापान का, उसकी वजह से वर्ल्ड में मैसेज गया ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर इतना ईजी चीज़ नहीं है। हाँ, मेगा क्वेरल्स में वो एक यूनिट में नापा जाता है ना उसको। हाँ, जब जापान छोड़ रहा था अपने समुंदर में वो जो भी बाय प्रोडक्ट बचा हुआ था, सुनो अच्छे से बाबू, काम आएगा सभी चीज़ जो बोल रहे हैं। जापान में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ 2011 में फुकुशिमा का, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो टैंक में बचा कर रखा था, और जब वो छोड़ रहा था पानी में तो चाइना ने क्या बोला कि भाई मत करो ये चीज़, तुम्हारा मरीन प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज़ है वो। और उसके बाद जापान ने क्या दलील दिया कि हम जो भी छोड़ रहे हैं तो वो सेफ्टी लेवल से हम छोड़ रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो सेफ्टी लेवल है उसको फॉलो करके हम छोड़ रहे हैं। मगर फिर भी चाइना ने बोला कि ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारा मरीन प्रोडक्ट्स बहुत सारा हम खाते हैं। याद आया सभी चीज़, बहुत पहले पढ़ाए थे ये चीज़। आगे देखो, तो सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट चैलेंजेस। सेकेंड स्टेज में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बढ़िया समझो। सेकेंड स्टेज क्योंकि हम अभी सेकेंड स्टेज में ही प्रवेश कर रहे हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा बात है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, प्रोटोटाइप तो हो गया आपका, प्रोटोटाइप तो आपने कर लिया, मगर जब आप कमर्शलाइजेशन करोगे तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बहुत मुश्किल है हैंडल करना, और इसका डिज़ाइन भी बहुत मुश्किल है हैंडल करना, समझे, हैंडलिंग करना बहुत मुश्किल है। हैंडल करने मतलब क्या कि कंट्रोल वे में इसको चलाना बड़ा मुश्किल है। जानते हो ना कि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक चीज़ है न्यूक्लियर उसका, तो उसको हैंडल करना, उसका डिज़ाइन करना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। और दूसरी बात देखो, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही इंडिया को सुनाया भी जाता है। जो इसका नोडल रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि जो इस चीज़ को देखता है, उसका नाम क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। क्या है इसका नाम, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी। बताओ, दुर्भाग्य की बात है कि ये स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, ये पार्लियामेंट के एक्ट से पास नहीं हुआ है, ये एग्जीक्यूटिव ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ द डे ने बनाया। तो इसलिए जो वर्ल्ड लेवल पे जो संस्था है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो बार बार भारत को बोल रहा है 2015 के बाद कि एक काम करो इंडिया कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी को तुम स्टैचुटरी बॉडी बना लो। क्योंकि देखो, कहो कि सर इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी और स्टैचुटरी बॉडी दोनों बहुत अंतर है। पार्लियामेंट से यदि कोई बॉडी बनता है तो बहुत जिम्मेदार बॉडी है वो, बात समझ रहे हो ना। तो अभी जो स्टेटस क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव। और किसके अंदर, ये पूरा अपना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेक्रेटरी को ये अपना अकाउंटेबिलिटी देता है, रिपोर्ट सब सौंपता है। मगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या बोलता है इसको कि भाई तुम स्टैचुटरी बनाओ, बॉडी बनाओ। ये ठीक नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, हमने कहा है ना कि जहाँ जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर होगा चेक करने के लिए पहुँचेगा ना वो, उसको डर है कि कहीं उसको इनरिच करके एटॉमिक बम ना बना ले ये लोग। और ये ऐसा नहीं कि इंडिया में होता है, बहुत सब जगह पर ऐसा ही होता है, समझे। तो मोरेवर देखो, ये प्रॉब्लम देखो, जब थोरियम फ्यूल साइकिल जाएंगे यानी कि थर्ड स्टेज में जाएंगे तो वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ पर देखो, यूरेनियम 233 देख रहे थे ना, प्रोड्यूस हुआ ना, सेकेंड स्टेज में प्रोड्यूस हुआ, थर्ड स्टेज में प्रोड्यूस हुआ ना। तो ऑन सिमिलर लाइन देखो कि जब थोरियम वाला साइकिल होगा, थर्ड स्टेज वाला साइकिल होगा, तो और भी बहुत सारी चीज़ प्रोड्यूस होंगे। सीजियम 137, एक्टिनम 237, 227, रेडियम 224, रेडियम 228, थोरियम 235, सभी बच्चे लोग रेडियो एक्टिव है और इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। मैंने क्या कहा कि वेस्ट को डिस्पोज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, समझे। पता है तुमको 2500 साल, 3000 साल, 5000 साल लगता है इसको डिस्पोज होने में, ठीक से। और ये देखो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, तो हैंडलिंग करना कितना बड़ा डिफिकल्टी है। थर्ड स्टेज में मैं बोल रहा हूँ, तो डिज़ाइन सही होना चाहिए सेकेंड स्टेज में। और जो उसका रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन सा बॉडी होना चाहिए, स्टैचुटरी बॉडी होना चाहिए, तब जाकर। और क्योंकि देखो, केवल डिज़ाइन ऑपरेशन ही बड़ी बात नहीं है, जो उसका रेगुलेशन करेगा, जिसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है, उस सब चीज़ को आपको उसका नया कायाकल्प करना पड़ेगा, नया बनाना होगा, ताकि वर्ल्ड लेवल पे भी कॉन्फिडेंस जाए कि इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम कर रहा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, पार्लियामेंट के सहमति से कर रहा है। ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। होप सो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एडिटोरियल कंप्लीटेड। चलो आगे देखते हैं विद्यार्थी, आगे देखते हैं। देखो, जियोपॉलिटिकल राइवलरी इंटेंसिफाई द डेंजर्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। सिलेबस देखो यूपीएससी का, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। तो समझते हैं इस चीज़ को। देखो,
जियोपॉलिटिकल राइवलरी, अभी जान रहे हो, टीट फॉर टैट, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली क्या किया कि टैरिफ बढ़ा दिया चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। जो गाड़ी आ रहा था ना वहाँ से, चाइना से जो गाड़ी जा रहा था, और तुम लोग को पता होना चाहिए ये चीज़ कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर वो चाइना ही है। चाइना से सबसे बड़ा ट्रेड डिफिसिट में है वो, यानी कि चाइना से सबसे ज़्यादा सामान मंगवाता है वर्ल्ड में, यानी कर्ज में है वो यूनाइटेड स्टेट्स। तो जानबूझ के चाहता है कि वो हर चीज़ पे हम पाबंदी लगाए, जो चीज़ को हम डोमेस्टिकली हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया को पूरा मैन्युफैक्चर करता है, सामान पहुंचाता है। और दूसरी बात देखो, एलन मस्क का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है कि नहीं है बताओ, तो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बल देना चाहता है। तो देखो यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, टैरिफ बढ़ा दिया चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइना जाना आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नंबर 1, देखो समझे। और इसलिए किया गया ताकि जो यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स है वहाँ पे, वो चाहते हैं, यानी कि वहाँ वो चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वाले लोग चाह रहे हैं कि वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे प्रोड्यूस हो, यानी कि वो अपना डोमेस्टिक मार्केट को बचाना चाहता है, या फिर डोमेस्टिक मार्केट में इकोसिस्टम बनाना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इसलिए वो चाइना का सामान को महंगा कर रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा रहा है। बताओ कितना का क्वार्टरलिंग ऑफ टैरिफ फ्रॉम 25 पर, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ा दिया, सिर्फ 4 टाइम्स बढ़ा दिया तुम्हारा। और इसलिए स्टूडेंट अब जो फास्ट ग्रोइंग चाइनीज कार है अब उतना बेटर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि चाइना अब जाना आता है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, समझे ना। बैटरी इंडस्ट्री, यानी कि जो चाइना जाना जा रहा था अपने बैटरी के लिए, जो चाइना जाना आता है तुम्हारा व्हीकल्स के लिए, अब उस तरह नहीं पहुंच पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा ही पाबंदी लगा दिया है बाय इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी। इंडिया में लिथियम का डिपॉजिट, हाँ मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, सलेम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, सॉरी राइजिंग डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल समझ गए ना। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, मगर वो वाइबल नहीं है अभी, जो भी लिथियम डिपॉजिट मिला वो वाइबल नहीं है, अभी स्टेज सेकंड में ही है, उसको अभी स्टेज अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए उसको निकालने के लिए, समझे विद्यार्थी लोग। तो यहाँ पे समझो क्या क्या हो रहा है, होप सो समझ में आ गया होगा। तो जब ये ऐसा करेगा तो उधर से भी कुछ आएगा रिटेलिएशन। हमने देखा यूएसए और चाइना के बीच में शुरू में ट्रेड वार हुआ, फिर टेक्नोलॉजिकल वार हो रहा है, नहीं फिर चाइना कोशिश किया पांडा डिप्लोमेसी का भी, पांडा भी भेजा ताकि थोड़ा डिप्लोमेसी बेटर हो। हम ये बात जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना भिड़ेगा ही भिड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ, साइनो अमेरिकन कंपटीशन इज हॉटिंग अप, यानी कि दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है। जब दोनों के बीच में टीट फॉर टैट वाला चीज़ हो रहा है तो पूरा वर्ल्ड सफ़र करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी सफ़र करेगा। देखो यहाँ पे समझो इस बात को, रिसेंट विजिट टू, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो एक ऑफिसर जो है ना गवर्नमेंट कैपेसिटी में, वो चाइना विजिट किए। अब जब चाइना विजिट किए, देखो उसने क्या बोल दिया, यूएसए का कंसर्न क्या है कि चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है रसिया डिफेंस इंडस्ट्री को, जबकि रसिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। कंडीशन ये था कि हम चाइना से चिंतित है, इसलिए चिंतित है कि चाइना हेल्प कर रहा है रसिया का डिफेंस में, तो हम खुश नहीं हैं, इसलिए समझ जाओ तुम। चाइना को बोल रहा है, बताओ चाइना में विजिट करके ये बयान दे रहा है। हाँ बोला कि यदि तुम नहीं करोगे तो फिर देखेंगे, थ्रेटन एक्शन ले लेंगे हम, यदि तुम इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हो तो देखो चाइना ने बोला कि हिपोक्रेसी का हद होता है यार, क्या बात कर रहा है तुम खुद मिलिट्री एड भेजा है यूक्रेन में $61 बिलियन का। जब हम रसिया को हेल्प कर रहे हैं तो तुम भी तो $61 बिलियन का यूक्रेन भेजा, क्यों भेजा तुम फालतू का, तुम हमको सिखाता है। देख रहे हो ना, दोनों कंट्री का अपना दलील है, सही बात है। फिर चाइना ने अटैक किए यूएस को कि बोला कि तुम ताइवान में इतना काहे इंटरेस्टेड है, ताइवान तो हमारा वन चाइना पॉलिसी के अंदर आता है, तुम ताइवान में क्यों दौड़ते हुए यहाँ पर आता है। ओपन मार्केट फ्री, ओपन फ्री कम्युनिकेशन, ओपन सी कम्युनिकेशन बोल के तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो, तुम क्या काम है तुम्हारा पैसिफिक इंडियन ओशन से, चाइना बोल रहा है, समझे। देखो चाइना भी अटैक किया यूएस पॉलिसी को कि ताइवान में क्या कर रहे हो, साउथ चाइना सी में तुम्हारा क्या काम है। तुम देखो जो चाइना का डेवलपमेंट हो रहा है उसको पॉजिटिव लाइट में देखो, तुम हर समय नेगेटिव लाइट में देखता है हमारे डेवलपमेंट को, और तुम हमको सिखाता है कि रसिया को हेल्प नहीं करना चाहिए। तुम यूक्रेन को काहे पैसा दिया, तुम काहे ताइवान को इशू लेके तुम दौड़ते हुए आता है यहाँ पे। तो दोनों का अपना दलील है, ठोस दलील है बाबू, ये तो दलील सही ना है। अब तुम खुद सोचो ना कि यूनाइटेड स्टेट जाके इराक में क्या कर दिया, इराक को तबाह कर दिया ना। तो वो बोला कि टेररिज्म के अगेंस्ट एक बैटल है,
तो यूक्रेन में रसिया भी यूक्रेन में किया तो क्या है तुम नेगेटिव दिखा रहा था? तुमको कौन सा बैटल था? तुम तो पूरा इराक को बर्बादी कर दिया। तो तुम जो करो तो अच्छा चीज़, अगला वाला कंट्री करे तो बुरा चीज़। यही तो जयशंकर साहब बोले हैं अपने स्टेज से। और यूनाइटेड स्टेट बाबू यही है, ये लोग का एक तो देखो, ये लोग का मीडिया बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड में। ये लोग जो लिखता है, गोरा लोग है, ये जो लोग लिखता है तो हम लोग को विश्वास भी हो जाता है। हम लोग लगता है कि भाई सच में ह्यूमन राइट्स वाला लोग सब है। कुछ नहीं है। अरे ब्लैक को कितना दबाया गया, यूएस में भी कितना दबाया जाता है। हाँ, ब्लैक मैन मैटर्स, कितना बड़ा आंदोलन चला था कोविड के टाइम में, ब्लैक, जानते हो ना। और ये लोग हम लोग को सिखाएगा डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। पूरा दुनिया को तबाह करके बैठा हुआ है। लीबिया में क्या हो रहा है नहीं जानते हो क्या? हाँ, तो ये भी बात सत्य है, यूनाइटेड स्टेट्स भी हिपोक्रेसी वाला काम कर ही रहा है स्टूडेंट, समझे। चाइना शांत रहने वाला है नहीं। देखो यहाँ पे सीधा रिसेंट एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखो यूनाइटेड स्टेट्स का देखो। अब देखो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट निकाला, वो यूएसए नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट में क्या बोला चाइना, कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। क्या होता है रिविजनिस्ट पावर? यानी कि शांत रहने वाला आदमी नहीं है। जैसे देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, स्लाइसिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है ना, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। यानी कि देखो सुनो, यहाँ पे ध्यान दो। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का मतलब होता है कि थोड़ा ज़मीन पास गए वो ले लिए, फिर थोड़ा आगे गए फिर ले लिए, आस्ते 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 करके कंट्रोल करना, एक्वायर करना। हुआ कि नहीं हुआ हमारा एलएसी पे? कितना जगह हमारा ऑक्युपाई कर दिया। अपना ही नाम दे रहा है, जंगमन दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको, तो अरुणाचल प्रदेश को। तो यही बोला यूएसए ने अपना जो डॉक्यूमेंट निकाला है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें बोला है कि चाइना देखो रिविजनिस्ट पावर है, यानी कि शांत रहने वाला है नहीं, और इंटरनेशनल लॉ ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। ये भी बात सही है। साउथ चाइना सी उसका अपना दादा का थोड़ी है चाइना का, फिलीपींस भी तो बगल ही में है। अनक्लॉज के हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, उसके बाद तक जानते हो ना वो इंटरनेशनल वाटर हो जाएगा। तो तुम देखो वहाँ पे साउथ चाइना सी में पैरासल आइलैंड है, अब स्पैटली आइलैंड है, तो क्यों नहीं होगा यहाँ पे स्कोरोबोरो वाला जो आइलैंड वाला जो हुआ था, है ना, उसमें देखो फिलीपींस को मदद किया ना यूएस ने, हाँ किया था। तो ऐसा नहीं कि बाबू चाइना भी दूध का धुला है। चाइना कैसे, वो 9-9 चाइना कैसे हो गया? वो किसी भी हिसाब से नहीं हो सकता है। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी मान रहा है कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री चैलेंजर तो है यूएस के लिए, उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। इसलिए यूएस को पता है कि चाइना का ग्रोथ को रोकना है, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, सेमीकंडक्टर बाबू माइक्रोचिप बताए थे ना, वो चिप 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर, ठीक है, वो बहुत भयानक चीज़ है। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से ना हो, क्योंकि जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स को पूरा कंट्रोल है इंटेल का, वही डिज़ाइन का। मैं जानते ये भी अद्भुत बात है, चाइना बना लिया है 5 नैनोमीटर तक, 3 नैनोमीटर तक बनाया था कि नहीं बनाया था? बताओ चाइना कहाँ से मिलता है उसको। मैं अलग बात है कि जो मेन जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र होने नहीं देना चाहता है, उस पर पाबंदी है, क्योंकि उसको पता है कि कोई कंट्री हमको टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है। तो वो हर टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। बताओ कौन सा क्लॉज? नेशनल सिक्योरिटी का। तो ये भी तो एक हिपोक्रेसी है नहीं? मैं क्या करोगे, लड़ाई इसी तरह होता है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे इट ऑल्सो डब डाउन इट सपोर्ट फॉर ताइवान। बताओ ताइवान को लेकर हर समय रहता है कि ताइवान को हम सपोर्ट करेंगे, ताइवान को सपोर्ट। देखो इस बार बोला है कि हम फिलीपींस को भी सपोर्ट करेंगे। अब फिलीपींस को सपोर्ट करने के लिए यदि चाइना पहुँचता है, ताइवान को लेकर हर समय बात यदि चाइना उठाता है, तो किसको वो दुख दर्द दे रहा है? चाइना को। तो फिर डायरेक्ट क्लैश होगा। ताइवान तो एक मोहरा है ना दो कंट्री के बीच में लड़ाई करने के लिए। तो चाइना कॉल्ड वाशिंगटन सपोर्ट फॉर ताइवान। वही बोल रहा है कि तुम हेल्प कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, तुम ताइवान में हेल्प कर रहा है, तुम कुछ नहीं, हमारा इंटरनल मैटर पे तुम पढ़ रहा है, जो कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। समझ गए? आगे देखो टिट फॉर टैट। इस तरह का जब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत लगा रहा है इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसका रिटालिएशन क्या होगा? वो भी ड्यूटी लगाएगा। तो ये अच्छा नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। विषय तो यही था। देखो ये जो विशियस साइकिल है कि ये भी लगा रहा है तो वो भी लगा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये प्रोटेक्शनिज्म हो जाएगा फिर, क्योंकि सब अपना डोमेस्टिक मार्केट बचाने के चक्कर में जो ग्लोबलाइजेशन का जो नींव रखा गया वो पूरा जीरो हो जाएगा। और जो बुर्बक ट्रम्प था, डोनाल्ड ट्रम्प भी तो वही बोला था, अमेरिकन फर्स्ट बोल के कितना प्रोटेक्शनिज्म स्टार्ट किया उसने, है ना। अभी भी तो फिर जानते हो ना, इस बार भी सबसे ज़्यादा चांस उसी का है जीत के आने का। तो प्रोटेक्शनिज्म इज़ नॉट गुड फॉर द ग्लोबलाइजेशन, समझे।
आगे देखो, अब देखो रिस्ट्रिक्शन, न्यू रिस्ट्रिक्शन लग रहा है चाइना का। अब देखो चाइना अपना एनर्जी के लिए भी जाना आता है, ग्रीन एनर्जी के लिए। अब बताओ सोलर एनर्जी में सोलर पैनल्स का स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, है ना। तो जो वेफर्स डिज़ाइन है उसमें सबसे आगे कौन है? चाइना ही है। इंडिया क्या करता है? मंगवाता है, असेंबल करता है, उसी में खुश है इंडिया। वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है। यदि वो टेक्नोलॉजी वो बैन कर दे, बोले कि ठीक है यूनाइटेड स्टेट ज़्यादा बोल रहा है, हम महंगा कर देंगे, हम देंगे ही नहीं तुमको। और इंडिया को भी बोलेगा तुम भी तो यूनाइटेड स्टेट के साथ ही मिला है, तुमको भी हम नहीं देंगे, तो क्या होगा हालत हमारा। आज जबकि हम लोग सोचते हैं कि हमको पेरिस एग्रीमेंट, ग्लासगो समिट हमको पूरा करना है, हमको 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो बिना सोलर एनर्जी प्रमोट किए तो आप कार्बन न्यूट्रल नहीं बन सकते हो। और दूसरी बात है चाइना बार बार रोक रहा है सामान को, तो कैसे बनोगे? तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा। साथ में इन्वायरमेंट कंसर्न भी है, इन्वायरमेंट के लिए हम करना चाहते हैं, मगर ये दोनों के बीच के चक्कर में हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, और हमारा कंज्यूमर यहाँ मरेगा बैठ के। जो कंज्यूमर को सस्ता मिल सकता था अब महंगा, क्योंकि कंट्री में वो इकोसिस्टम है ही नहीं, वो बनाने में बहुत पैसा लगेगा। तो देखो दो कंट्री के बीच में बाकी कंट्री पूरी तरीके से हो जाएगा, हाँ पूरी तरीके से हालत खराब हो जाएगा। वही चीज़ देखो वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है चाइनीज़ क्लीन एनर्जी को लेके, इससे देखो ग्रीन ट्रांजिशन में डिले होगा, समझे। रिन्यूएबल वर्ल्ड वाइड जो टारगेट है कि इतना इतना पूरा करेंगे, वो तो लेट हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील हैवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, ह्यूज ट्रेड है दोनों के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत तगड़ा ट्रेड है ना जी। अरे चाइना के साथ सबका ट्रेड खतरनाक है, बात समझे, क्योंकि वो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हाउस सबको खिलाता पिलाता है। तो देखो जब चाइना को दिक्कत होगा तो ऑस्ट्रेलिया को भी दिक्कत होगा ना, चेन सिस्टम में जुड़ा हुआ है। और रातों रात तो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम तो शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा, एक मार्केट खत्म हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने में बहुत समय लगता है। तो देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील सब सफ़र हो जाएंगे। क्यों? अरे आयरन ओर बहुत डिपेंडेंट है, जानते हो ना, स्टील वर्ल्ड में जाना जाता है। तो ये जो बहुत सारे कमोडिटी पे बहुत फर्क पड़ जाएगा, और रातों रात डाइवर्सिफाई नहीं होने वाला है दूसरे मार्केट में। यूरोपियन यूनियन का जो अप्रोच है कि क्रिटिकल रॉ जो मिनरल्स है चाइना के साथ हम नहीं मंगवाएंगे, ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, एक रिस्क है। क्योंकि तुम अभी चाइना को तुम मना कर रहा है कि चलो ठीक है चाइना के साथ तुम बहुत सारा सामान नहीं मंगवाओगे, नहीं तुम दोगे, मत। चाइना का जो क्रिएशन इकोसिस्टम है उसको रिप्लेस करना रातों रात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबल चेन सिस्टम में चाइना सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। और ताइवान देखो ना, ताइवान सेमीकंडक्टर के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है। ताइवान का जो कंपनी बताए थे ना, जिस कंपनी के साथ हमारा इंडिया में वो रहा था, हाँ, तो फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सप्लाई चेन कैसे फिर उसको रखोगे आगे? चाइना को ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ बोला गया है, एज द रेस फॉर द रियर अर्थ मेटल्स में भी, रियर अर्थ मिनरल्स में भी, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सब में यूज़ होता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास, समझे। तो वो भी यदि मना कर दे चाइना तो हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगा जी। यूएसए अबॉन्डिंग द WTO। आपसे देखो एक पहलू ये हो गया, अब दूसरे दृष्टिकोण से देखो, इंपोर्ट ड्यूटी खूब बढ़ा दिया, टिट फॉर टैट हो रहा है। जबकि WTO गाइडलाइंस देखोगे तो मैंने शुरू में ही बोला है एट द बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर कि वाटर जो ज़्यादा अवेलेबल डेवलपिंग कंट्री को है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा सकता है। चाइना डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है वो। चाइना इतना भले ही प्रोग्रेस कर गया, मगर डेवलपिंग कंट्री है वो। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जानते हो कि उसमें 160 प्लस मेंबर्स हैं, और वो कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक कंट्री ने भी बोला नो तो नो, समझ रहे हो ना, सब कंट्री के सहमति से कोई भी फैसला लिया जाता है, ये कंसेंसस बेस्ड है। मगर देखो बच्चे लोग, यूनाइटेड स्टेट देखो 2019 से जज नहीं दिया अभी तक, तो एपेलेट जो ट्राइब्यूनल है जहाँ पे फैसला होना चाहिए कोई भी डिस्प्यूट का, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी तो अटका कर रखा है। और दूसरी बात है कि वहाँ पे लिखा गया कि वाटर ज़्यादा अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्री को, और वाटर कम अवेलेबल है डेवलप कंट्री को, यानी कि डेवलप कंट्री इंपोर्ट ड्यूटी कम ही लगाएगा, और डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा लगा सकता है अपना डोमेस्टिक मार्केट बचाने के लिए। एट द सेम टाइम WTO फ्रेमवर्क में नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज है, यूएसए उस चीज़ को इन्वोक करता है, बार बार उसका फ़ायदा उठाता है, समझे। वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे देखो। तो टिट फॉर टैट वाला चीज़ चलते रहेगा, समझे ना। हाँ, जो देखो एक टाइम में सब ये फ्लैग बैरर था, WTO का रूल्स और रेगुलेशन बनाने में ये यूएसए सब आगे था। देखो अभी देखो यूएसए ने देखो WTO का जो जजेस जाना चाहिए था एपेलेट बॉडी में, उसको रोक दिया। ये पूरा जो प्रोसेस है पूरा पैरालाइज्ड हो गया, डिस्प्यूट जाएगा कहाँ पे? तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अब यदि फ्रेगमेंटेशन हो, इस तरह टिट फॉर टैट के वजह से फ्रेगमेंटेशन हो, नेशनल क्लॉज को यूज़ करके फ्रेगमेंटेशन यदि हो रहा है, तो केवल इसका नुकसान केवल यूएसए और चाइना को ही नहीं होगा, पूरा दुनिया को इसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंट्री ट्रेड के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है, समझ गए स्टूडेंट। देखो तो हमें भूलना नहीं चाहिए कोल्ड वार पीरियड। कोल्ड वार पीरियड में भी जानते हो ना,
कोल्ड वार एरा हुआ था ना यूएसएसआर और यूएस के बीच में, तो उस समय भी तो ट्रेड वार सब चल रहा था। अरे भाई अपना गलती से सीखो कुछ, अपना हिस्ट्री में कोई गलती हुआ तो उसे सीखो। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी सफ़र किया था, अब मत करो, मत दोहराओ, ये बोल रहा ऑथर। तो बोला सीखना चाहिए कोल्ड वार से। यदि कंपटीशन बहुत ही अगली हो जाए तो इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है पूरा, समझे। दोनों कंट्री चूँकि पावरफुल है तो ये हिस्ट्री को रिपीट ना करे, कोल्ड वार वाला हिस्ट्री को रिपीट ना करे। अरे भाई क्या है, तुम जियोपॉलिटिकल डिफरेंस वो रहेगा ही, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस वो रहेगा ही, कॉमन एरिया पे काम करो ना। अभी दुनिया में कॉमन एरिया बहुत सारा है, क्लाइमेट चेंज पे काम करो बैठ के साथ में, है ना, साइबर सिक्योरिटी पे काम करो, है ना, ग्रीन एनर्जी पे काम करो। तो कॉमन है आपके पास गोल, उस पर काम करो ना, काहे फालतू का उलझे हुए हो। और जब ट्रेड वार के वजह से यदि इधर भी मन मुटाव हो जाता है तो पूरा वर्ल्ड को असर पड़ेगा। क्यों बोले, ट्रेड वार हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल वार है, हम उसको कॉपरेशन नहीं करेंगे ग्रीन ट्रांजिशन में, तो तुम कॉपरेशन नहीं करें तो तुम्हारा भी तो नुकसान है। क्योंकि ये सभी कंट्री का दायित्व है कि किसी तरह वर्ल्ड को बचा के चले, ग्रीन ट्रांजिशन की ओर ले चले। नहीं तो जानते हो ना, इस साल देखे हो ना, हर महीना ही सबसे हॉटेस्ट मंथ हुआ है। तो और तुम ग्रीन ट्रांजिशन नहीं करोगे तब तो आगे तो और त्रासदी पड़ा हुआ है। तो कॉमन गोल पे काम करना सीखो, समझ गए, कंप्लीटेड। आगे देखो, लास्ट वन, अंटार्कटिका। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इज नीडेड फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। यूपीएससी का सिलेबस देखो, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखो स्टूडेंट, बात समझो। ये देखो अंटार्कटिका ट्रीटी, ये अंटार्कटिका ट्रीटी कब हुआ था? 1961 को हुआ था। हाँ 1961 को, ठीक है, अभी मॉडल में भी आएगा। ये अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 को हुआ। तो इसका 46th मीटिंग हुआ है कुछ दिन पहले। और कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये 1988 में बना था, तो इसलिए 26th कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है। और दोनों कॉन्फ्रेंस तुम्हारा कोची केरला में हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ही होस्ट किया इसको, बाकी कंट्री भी यहाँ पे आया पार्टिसिपेट करने के लिए। आया समझ में ये चीज़? तो दोनों में 46 क्यों लिखा गया, 26 क्यों लिखा गया, वो रेफरेंस है कि किस साल। और ये सब क्या एनुअली तुम्हारा सबमिट होता है, एनुअली मीटिंग होता है। तो 46th मीटिंग था तुम्हारा अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव, ठीक है, उसका मीटिंग था। और 26th मीटिंग था तुम्हारा कमिटी फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का। कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ। भारत ही इस बार होस्ट कर रहा है इस मीटिंग को, नंबर 1। समझ में आ गया ना? तो कौन सा मिनिस्ट्री इसके पीछे था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर पोलर और ओशन रिसर्च। तो जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है वो तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नीचे है। तो वही आगे कोऑर्डिनेटर था ये मीटिंग को होल्ड करने के लिए, मीटिंग को आगे लेने के लिए। अब इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ निकला कि कैसे अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम को ठीक से लागू करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो है। अब अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 में, ऐसे ही बोले हम, 61 में हुआ था। अब देखो स्टूडेंट, हाँ 61 ऐसे ही कुछ होगा, अभी आ जाएगा मॉडल में। तो उस समय तो कहीं टूरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, टूरिज्म तो बहुत बाद में बढ़ाया गया। तो कैसे ट्रू लेवल पर अंटार्कटिका ट्रीटी को लागू करें? अंटार्कटिका ट्रीटी क्यों आया होगा? अंटार्कटिका को बचाने के लिए। देखो बच्चे लोग, अंटार्कटिका में कोई आदमी नहीं रहता है, नेचुरली बोले, बाहर से आदमी आया, साइंटिस्ट लोग आया, रिसर्च कर रहा है, वो दूसरा विषय है। वहाँ कोई इंडिजिनियस आदमी नहीं है वहाँ का। हाँ वहाँ पे एक एनिमल जो सबसे फेमस है, कौन सा है? पेंगुइन्स। पेंगुइन्स समझे? पेंगुलिन नहीं, पेंगुइन्स, समझे ना? हाँ एम्परर पेंगुइन्स कहा जाता है उसको, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, वही टिक पाएगा वहाँ पे। तो अब जिस हिसाब से टूरिस्ट लोग जाएंगे तो उसका खराब कर देगा। तो ये भी एक कंसर्न है। हाँ वो भी एक कंसर्न है। देख तो आदमी जहाँ पहुँचता वहाँ गंदगी तो मचाता ही है आदमी। जंगल गया, जंगल काट दिया, तो ये है, कंसर्न है। तो देखो की डिस्कशन जो हुआ था कि कैसे अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम में जो क्लॉजेस थे उसको कैसे ट्रू लेवल पे इम्पैक्ट उसको इम्प्लीमेंट करें। एजुकेशन इश्यूज़, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग, यानी कैसे वहाँ पे चीज़ों को रखा जाए, बचाया जाए, कैसे अंटार्कटिका को जो पहले से जो अंटार्कटिका है उसको कैसे उसी तरह प्रिस्टीन फॉर्म में रखें। ये इशू, इसी इशू पर चर्चा हुआ है कोची में। हाँ इसमें देखो क्या क्या बात किया गया। कम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल, डायनेमिक फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना, ताकि टूरिज्म रेगुलेट किया जा सके, क्योंकि टूरिज्म को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, देखो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होगा तो वो तो बहुत ही कायदे से हो रहा होगा। जैसे साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी जो गए होंगे, साइंटिस्ट लोग, वो तो बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहे होंगे, क्योंकि उसको वो गलत नहीं करे, क्योंकि वही तो अध्ययन करने के लिए गया है, वो कभी भी डैमेज नहीं पहुँचाएगा। क्योंकि साइंटिस्ट तो वही चाहता है कि इसका प्रिस्टीन का रिसर्च हो, साइंटिस्ट कभी भी खराब नहीं करेगा उस जगह को। तो इसलिए जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ जो अंटार्कटिका में हो रहा है उस पर कैसे लगाम लगाया जाए,
यानी कि जो सरकार के अधीन है, जैसे टूरिज्म हो गया, जैसे और भी कुछ हो गया जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ नहीं है, और इंडिया भी इसका मेंबर है स्टूडेंट। इसमें अंटार्कटिका टीटी में लगभग 55 से लेकर 60 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। मगर जो वोट देने का जो बात आता है स्टूडेंट, देखो आगे, तो 29 कंट्रीज़ इसमें वोट देते हैं। 29 कंट्रीज़ को राइट टू वोट का पावर है, तो 29 कंट्रीज जो बोलेंगे वही चीज़ वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। बट ये टीटी के अंदर लगभग 55+ कंट्रीज़ आते हैं, समझ गए ना। बस वोट करने का अधिकार कितना कंट्री को है? 29 कंट्रीज़ को। देखो यहाँ पे ये एनुअल अफेयर है, जैसे मैंने कहा कि एक साल में इसका मीटिंग होता है। जैसे देखो हमने देखा अभी 29 कंट्रीज़ यहाँ बैठे, राइट टू वोट दिए, वहाँ वोट देने का पावर है उसको। नॉन वोटिंग ऑब्जर्वर स्टेटस वाले भी कंट्री आते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग को भी बुलाया जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे देखो, जैसे ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्री, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया ही बोला कि यस प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए टूरिज्म को लेके यहाँ पे, है ना। ये भी हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में कोई अपना इंडिजिनस पॉपुलेशन तो है नहीं, उसका पॉपुलेशन जो बाहर से जा रहा है। और जान के हैरान हो जाओगे 40% जो तुम्हारा टूरिज्म है, टूरिस्ट लोग है, वो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से जा रहा है, दोनों जॉइंट कंट्री से। तो यही बिगाड़ने के लिए जा रहा है वहाँ पे, ख़राब करने के लिए। यहाँ लड़ रहा है, दोनों वहाँ पे खेल रहा है बैठ के। मून में क्या हो रहा है ये भी तो जान ही रहे हो ना, देख रहे हो ना कहाँ कहाँ इसका पहुँच है, हर जगह ही दोनों कंपटीशन में है। तो देखो यहाँ पे, तो एक तो हम लोग समझे अंटार्कटिका टीटी का। अब थोड़ा ये भी समझ लो, कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1988 में आया था नहीं है, अभी 26th मीटिंग हुआ है कोची में। हाँ, कोची में दोनों मीटिंग हुआ है, समझे। इसमें देखो ये क्यों बनाया गया था, इसमें भी रेंज ऑफ इश्यूज़ को लिया गया कि कैसे प्रोटोकॉल सब अंटार्कटिका में इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल कैसे वहाँ पे इंप्लीमेंट करें। देखो प्रायोरिटी की एरियाज़ कौन सा है, कौन सा एरिया पे फोकस करने का बात है इस मीटिंग में जो निकल के आया है। सी आइस चेंज, देख रहे हो ना स्टूडेंट, ग्लेशियर किस तरह पिघल रहा है। और जानते हो ना ग्लेशियर यदि पिघल जाएगा तो जो सी का जो लेवल है राइज हो जाएगा। जब सी का लेवल राइज हो जाएगा तो जितने भी छोटे छोटे छुटपुटिया जो आइलैंड्स हैं सब डूब जाएगा ना। आने वाले समय में मुंबई सब डूबते हुए नज़र आ रहा है, 2040 में 50 में डूब जाएगा ये, है ना। जकार्ता सिंह की तो वो अभी ख़त्म हो गया वो लगभग। तो ये तो कंसर्न है ही क्लाइमेट चेंज को लेकर। जितना क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग होगा उतना आइस पिघलेगा, जितना आइस पिघलेगा उतना ओशन लेवल इंक्रीज़ होगा, जितना ओशन लेवल इंक्रीज़ होगा जो भी लिटर कंट्री सब है, जो आइलैंड कंट्री सब डूब जाएगा। तो इसीलिए सी आइस चेंज पे बात करना इस पे हुआ। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी बड़ा यदि एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी किया जा रहा है, टूरिज्म के लिए किया जा रहा है, कोई व्हीकल्स बनाया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट के ऊपर। ये भी की एरियाज है उसका। हाँ, एम्परर पेंगुइन देखो उसको बचाना, क्योंकि वो प्रजाति वहाँ का इंडिजीनियस है भाई, उसको भी खा जाओगे क्या आप? वो एक वहीं पे मिलता है पेंगुइन, उसको रहने दो ना। तो ऊपर क्या मिलता है, ऊपर क्या मिलता है आर्कटिक में? हाँ, पोलर बियर। हाँ, तो फिर मारने का मतलब है लुप्त हो जाएगा, फिर उसको बचाने की ज़रूरत है, वहीं पाया जाता है वो चीज़, तो वहीं पाया जाएगा तो उसको बचाने की ज़रूरत है। देखो, और दूसरी बात क्या है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि अंटार्कटिका में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। यानी कि जो भी 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है, सबका लक्ष्य वही है कि वहाँ का इन्वायरमेंट को बचाना और वहाँ का जो इंडिजीनियस जो एनिमल है पेंगुइन को बचा कर रखना। ठीक है, तो देखो एडवाइस, फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ CEP, वही कमिटी फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो पार्टीज ने अडॉप्ट किया कि चलो हम ये काम करने वाले हैं, किस तरह हम जो प्रोटेक्टेड एरिया है अंटार्कटिका का उसको हम बचा के रखेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब तुम जैसे कि मैंने कहा है, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। अभी जो रिसेंट स्टडी हुआ है तास्मानिया का यूनिवर्सिटी ने किया है, वही UK ऑस्ट्रेलिया सब मिलकर किया है, तो क्या पता चला कि 1993 में 8000 टूरिस्ट आते थे बाहर से, क्योंकि अंटार्कटिका में तो अपना आदमी तो है नहीं, बाहर से घूमने जा रहे हैं। 8000 टूरिस्ट आते थे 1993 में, और बचवा लोग देखो 2022 में कितना होगा, 1 लाख हो गया आदमी। ह्यूज जंप ना, ह्यूज जंप है ये। हाँ, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, साइंटिफिक पर्सनल का बात नहीं कर रहा हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब बाहर का आदमी लोग हैं, टूरिस्ट पर्पज, एडवेंचर टूरिज्म। देखते हो अभी एडवेंचर टूरिज्म कितना बड़ा है, आदमी साइकिल लेके चल जाता है कि हम शिमला जा रहे हैं, ब्लॉग बनाएंगे, और पकड़ के धर के बोलता है बाबू मोबाइल फ़ोन बंद करो, जाता है ना कश्मीर में। तो ये सब एडवेंचर टूरिज्म के नाम पे ना ये अंटार्कटिका को एडवेंचर बना देगा ये लोग। आगे देखो, तो देखो वही बोला कि इंटरेस्ट इन एडवेंचर ट्रैवल इंक्रीज। आप बताओ, जैसे कि मैंने कहा है, देखो USA और चाइना 40% तो यही लोग आदमी जा रहा है टूरिस्ट बन के। तो अब देखो ये लोगों को पूरा इंटरेस्ट, क्योंकि देखो अंटार्कटिका इज ऑल टुगेदर न्यू ना,
पूरा दुनिया घूम लिया, अब इसको अंटार्कटिका जाना है लोग को, है ना, तो वहाँ पे भी कीड़ा करने के लिए जाएगा। बस सब एडवेंचर ट्रैवलिंग पे लोग को इंटरेस्ट है। और वहाँ का देखो अंटार्कटिका में यूनिक लैंडस्केप होगा, बहुत डिफरेंट होगा ना, वहाँ का वाइल्ड लाइफ डिफरेंट होगा, वो सबको देखने के चक्कर में गया वहाँ पे। अब देखो क्या नहीं करेगा ये लोग, हाँ, मीडियम साइज शिप बनाएगा, बड़ा बड़ा शिप बनाएगा, है ना, फ्लाई सेल ऑपरेशन, लार्ज क्रूज। अब इसके वजह से क्या कार्बन फुटप्रिंट होगा कि नहीं होगा? तो भाई तुम उसको ही बर्बाद कर दो, क्योंकि व्हीकल्स चाहिए ना आपको वहाँ जाने के लिए। अब व्हीकल्स का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, और जितना बढ़ेगा, जितना तुम्हारा ट्रैवलिंग होगा वहाँ पे, उतना ही ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट निकलेगा, तो और अंटार्कटिका को उतना ही प्रभावित करेगा। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह ये जो टूरिज़्म है, एडवेंचर जो टूरिज़्म है, जहाँ पर रेकलेस तरीके से लोग जा रहे हैं, है ना, व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में कन्वर्ट करना होगा। और साइंटिफिक रिसर्च जो चल रहा है वो तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए चल रहा है ताकि वहाँ का चीज़ों को समझ पाए बेटर तरीके से। तो देखो अंटार्कटिका, देखो अब देखो अंटार्कटिका इज़ डिफरेंट। अंटार्कटिका प्लेस ऑफ एजुकेशन है वो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज़ होगा सबसे पहले वहीं होगा वो। तो वहाँ पे रिसर्च करके पता चल जाता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। जैसे देखो ओजोन लेयर जो घटने का बात आया, तो सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ? वहीं पे डिटेक्ट हुआ। तो अंटार्कटिका टूरिज़्म देखो केवल एजुकेशनल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं देता है, बट ऑल्सो रेजेस सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट कंसर्न्स। ठीक है, आपको एजुकेशन दिया अंटार्कटिका ने, ठीक है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिया, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक बेनिफिट्स के वजह से इन्वायरमेंट, एजुकेशनल बेनिफिट्स के वजह से इन्वायरमेंट तो नहीं, उस पर होना, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट भी तो लेके चलना पड़ेगा आपको। देखो जिस तरह इंसान का वहाँ पे तादाद बढ़ रहा है, प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो वाइल्ड लाइफ पे दिक्कत है ना, इकोसिस्टम पे दिक्कत। और देखो दूसरी बात है कि जब आदमी एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे जाता है तो इनवेजिव स्पीसीज को भी वो ले जा सकता है। लैंटेना कैमरा याद आया? मानस बायोस्फीयर रिजर्व, इनवेजिव स्पीसीज बहुत खतरनाक है ना। यदि सुनो बच्चे लोग, अच्छे सुनो, ये जब एक इकोसिस्टम का स्पीसीज है ही नहीं, आप दूसरे जगह से उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ का जो इंडिजीनियस जो प्लांट्स एनिमल्स सब होगा उसको बर्बाद कर देगा वो। जब आदमी जा रहा है तो आदमी कुछ ना कुछ स्पीसीज भी लेके जाएगा वहाँ पे। यदि मान लो अंटार्कटिका में वो लगाना शुरू कर दिया, कोई एनिमल को रख दिया, कोई प्लांट्स को वहाँ पर रख दिया, तो जो अंटार्कटिका का अपना प्लांट्स होगा, जो अंटार्कटिका का अपना फ्लोरा और फौना होगा, उसको प्रभावित कर सकता है ना। तो इन्वेजिव स्पीसीज बहुत डेंजर हो सकता है अंटार्कटिका के लिए। तो वही यहाँ बोला जा रहा है। देखो शिप ट्रैफिकिंग की वजह से देखो वहाँ का जो प्रिस्टीन वाटर, वहाँ का जो अपना वाटर है वो बर्बाद हो रहा है, पल्यूट हो रहा है। टूरिज्म की वजह से देखो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट ऐड हो रहे हैं वहाँ पे। तो इशू है स्टूडेंट, इकोसिस्टम को वल्नरेबल नहीं बनाना है। देखो तो क्या रेगुलेशन है टूरिज्म को लेके? सबसे बड़ा सवाल तो यही होना चाहिए कि टूरिज्म को लेके क्या 1961 के ट्रीटी में था? तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। देखो यहाँ पे अभी देखो, अभी जिस हिसाब से टूरिस्ट लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे भी रेगुलेशन नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1961 में, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 में आया, करेक्ट। उसमें कहीं पे भी टूरिस्ट का बात नहीं है, उसमें पीसफुल यूज एंड साइंटिफिक रिसर्च का बात है, खाली साइंटिस्ट कम्युनिटी को जाने का बात था। तो टूरिस्ट कहाँ से आया? सवाल ये, उसमें तो कहीं टूरिस्ट का बात नहीं था। फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ, मैड्रिड जानते हो, स्पेन में फिर बैठक हुआ, वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस दिया गया, वहाँ पे भी बच्चे लोग टूरिज्म को लेकर कोई खास बात नहीं निकला था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि फिर टूरिस्ट कैसे आया वहाँ पे इतना ज़्यादा? यानी कि जो भी इंटरनेशनल लॉस प्रेजेंट है अंटार्कटिका को लेकर, वहाँ पे टूरिज्म को लेकर रेगुलेशन नहीं है अच्छे से। तो अभी आपको तुरंत बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। 1 लाख बढ़ गया, हो सकता है अगले साल 2 लाख आ जाए, क्योंकि टूरिज्म भी तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। यात्रा शुरू 8,000 से हुआ, 22 में 1 लाख हुआ, और 24-25 तक 2 लाख बनने में टाइम नहीं लगेगा इसको। पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, आदमी का एडवेंचर वाला भी मूड तो बढ़ता ही चल रहा आता है। तो इसलिए ज़रूरी है। आयोटा देखो, आयोटा भी सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री बॉडी है, उसी का काम है तुम्हारा डे टू डे मैनेजमेंट करना वहाँ पे। उसका भी गाइडलाइंस उतना नहीं है कि वो ये चीज़ को एड्रेस कर सके, टूरिज्म को एड्रेस कर सके, और इसका क्या नेगेटिव असर पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे उसको एड्रेस कर सके, इसके पास भी वो नहीं है। तो कहने का मतलब जितना भी अंटार्कटिका से रिलेटेड जो बॉडी है, जो गाइडलाइंस, उसमें कमी है। आगे देखो स्टूडेंट, तो क्या चाहिए जब ऐसा परिस्थिति है और अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रैटेजी जो आपका होना चाहिए वो मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होना चाहिए। यानी कि उसमें बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए, दूरदर्शी वाला सोच होना चाहिए आपका। हमें अंटार्कटिका को बचाना है, इसलिए टूरिज्म जो होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना होगा, समझे ना।
हाँ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है इसके लिए। ATCM जो अभी बना 46 हुआ, उसमें देखो कुछ कॉन्फिडेंस तो एफर्ट बिल्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस कि ठीक है इस तरह किया जाएगा। तो ज़रूरी है स्टूडेंट कि यस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ओर हम जाएं, क्योंकि देखो इकोनॉमी क्रिएट करना भी ज़रूरी है, बुरा चीज़ नहीं है। मैं यदि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होगा तो यानी कि कम लोग आएंगे वहाँ पे, लोग कम आएंगे ना वहाँ पे, और पहले ही उसको अच्छे से ट्रेन कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि अंटार्कटिका जा रहे हो भाई, ये सब काम गलत काम मत करना, ताकि वहाँ का जो प्रिस्टीन कल्चर है उसको बचा के चलना है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।